राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक बात की थी? शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो जो मेवाड़ के राजवंश थे उनके बारे में पूर्ण करा दिया था। मेवाड़ के राजाओं के बारे में बताया था मैंने। जितने भी मेवाड़ के राजा हुए एक एक के बारे में आपको पूर्णतः विस्तृत जानकारी दी, जिसमें कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको किसके बारे में बताया, तो आपको याद होगा सबसे पहले गोइल के बारे में बताया। गोइल के बाद बप्पा रावल, बप्पा रावल के बाद मैंने आपको जैसे अल्लट के बारे में बताया। अल्लट के बाद मैंने रण सिंह, श्रेम सिंह और वो राब वाली होती, उनके बाद जो समर सिंह शासक है, समर सिंह के बारे में बताया। समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह आए। रावल रतन सिंह के बाद जो रावल सागर थी उनका वहाँ पे अंत हो गया। 26 अगस्त 1303 को उनका अंत हो जाता है रावल सागर का, और मेवाड़ का प्रथम सागा होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उनके बाद अगली जो हमीर सिसोदिया गांव के होता है, वो सिसोदिया वंश की नींव डाल देता था। राणा सागा की वहाँ से शुरुआत होती है, उसमें हमीर सिसोदिया। उनके बाद क्षेत्र सिंह तथा बाद में लाखा के बाद उनका पुत्र मोकल के बाद उनका पुत्र कुंभा के बाद ऊदा बैठता है। ऊदा के कुछ दिन बाद रायमल ऊदा को भगा देता है। रायमल है जो रायमल राजा बन जाता है। रायमल के बाद मैंने आपको बताया था कि उनके जो पुत्र थे उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिनमें कि सांगा विजय होता है, सांगा जीतता है और सांगा राजा होता है। सांगा के बाद उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप के बारे में बताया। महाराणा प्रताप के बारे में मैंने अगले शासक के बेटे के बारे में बताया था कि उनका अगला बेटा अमर सिंह शासक बनता है। अमर सिंह के बाद मैंने आपको बताया था उनका पुत्र कर्ण सिंह। अमर सिंह के समय मैंने आपको मुगल मेवाड़ संधि बताई थी। इस तरह जो मतलब मेवाड़ में चली आ रही 900 वर्षों की स्वतंत्रता थी, उसका कुछ न कुछ हनन देखने को मिलता है, उनका आधिपत्य देखने को मिलता है मुगलों का। तो 1516 में मैंने मुगल मेवाड़ संधि बताई थी। उसके बाद मैंने अमर सिंह के बाद मैंने आपको अमर सिंह के बाद करण सिंह के बाद मैंने जगत सिंह के बारे में बताया। और इस तरह मैंने उनके बारे में बात करते हुए मैंने लास्ट में आपको बात की थी जो राज सिंह थे मेवाड़ के शासक। राज सिंह औरंगजेब की कहानी बताई जो चारुमती के विवाह को लेकर हुई। इस तरह मैंने आपको मेवाड़ के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताया मित्रों। तो आज हमें नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा जो जालौर के चौहान वंश की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो एक बार देख लेते हैं कि मित्रों, अपन सबसे पहले जैसे कहेंगे चौहान कोई भी डायनेस्टी वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वैसे तो चौहान वंश की स्थापना पूछे तो वो वासुदेव चौहान है। कब करता है? 511 ईस्वी में सावर में करता है। सावर कहाँ है? जो आज अजमेर जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, सपा लक्ष्य भी कहते हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र चौहान वंश की स्थापना करता है। ये तो हो गया एक पर्टिकुलर राष्ट्र में चौहान वंश की स्थापना। अगर पूछे कि जैसे कि वो हो गया अजमेर सावर के चौहान, अब हमको पूछ रहा है कोई जालौर में चौहान वंश की स्थापना, तो जालौर में कोई और कर रहा है। रणथंभौर में पूछे तो रणथंभौर में और कर रहा है। तो इसी तरह अपन हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे। पर्टिकुलर मतलब जैसे कि अपन को आज क्या पढ़ना है, जालौर में। तो जालौर में चौहान वंश की स्थापना कौन करता है? मतलब जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान करता है। अब करता है तो भैया कभी ना कभी कोई डेट वगैरह भी तो होगी, तो डेट अब आपको याद रखना है 1181 ईस्वी में करता है। कहाँ पे करता है? जालौर में। जालौर का प्राचीन नाम हमको जवालीपुर मिलता है। जवालीपुरी क्यों मिलता है? तो वहाँ पे एक महर्षि हुए, जो अपन बाबा जी बोलते हैं, वहाँ पे एक महान आत्मा हुई जिनका नाम था महर्षि जवाली। उनकी कर्म भूमि होने के कारण वहीं पर उन्होंने अपने तप ध्यान वगैरह आराधना की थी। इसलिए उनकी कर्म भूमि होने के कारण जालौर का प्राचीन नाम जवालीपुर पड़ा। बाद में वो आज जालौर हो गया। अब जालौर के कई नाम मिलते हैं, जैसे कि कांचनगिरी, स्वर्णगिरी तथा सोनगिरी। और इसी सोनगिरी वहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम सोनगिरी। और सोनगिरी पर्वत होने के कारण वहाँ के जो चौहान है वो सोनगरा चौहान भी कह रहा है, जो कि मैं आपको इन चौहानों के बारे में बताऊंगा। तो आपको इसमें सबसे पहले याद क्या रखना है, जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई मित्रों? कीर्तिपाल चौहान। कब की गई? 1181 में। कीर्तिपाल चौहान को जो मूरोद नैन से उनके द्वारा एक उपाधि दी गई। क्या उपाधि? आपको याद रखना, कीतु एक महान राजा की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? मूरोद नैन को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। आपको ये बात याद रखनी है मित्रों। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, मैंने आपको कुछ वैसे तो ये जो कीर्तिपाल चौहान था इनके बारे में पिछले लेक्चर में मैं
आपको कुछ बताया था, जब मैंने आपको मेवाड़ के शासक सामंत सिंह व कुमारपाल पढ़ा रहा था 1176 ईस्वी में, आपको याद हो तो मैंने आपको युद्ध आक्रमण बताया था कि जो जालोर का शासक ये कीर्तिपाल चौहान है, ये उनके ऊपर आक्रमण करता है, किसके ऊपर, सामंत सिंह के ऊपर, और सामंत सिंह को हरा देता है 1176 में। पर जो मेवाड़ की जनता है वो नहीं चाहती कि कोई विदेशी आके उनके ऊपर राज्य करे, मतलब उनका विदेशी का मतलब यह है कि उस समय पर्टिकुलर एक देश हुआ करता था, जैसे आज मैं अलवर से हूँ, कोई मैं भरतपुर से हूँ, कोई जयपुर से है, तो आज तो एक राजस्थान एक संघ बंधा हुआ है, एक राज्य बंधा हुआ, उस समय पर एक अलग अलग देश थे अपने, जैसे मेरी सीमा में अलवर में ऊपर जिन टाइम, तो अलवर ही मेरा देश है, अगर कोई बाहर का मेरे ऊपर आक्रमण करता है तो मेरे लिए वो विदेशी है। तो इसी तरह मेवाड़ की जनता नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर कोई विदेशी आके आक्रमण करे, उनके ऊपर राज करे। तो वो छोटे भाई, राजा के छोटे भाई सामंत सिंह के कुमारपाल, उनके नेतृत्व में सेना एकत्र करके तथा जो कीर्तिपाल चौहान है उसको हरा देते थे, और कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ से भागकर यहाँ पे जालौर में चौहान वंश की स्थापना करता है 1181 में। बस ये याद रखना। अब मित्रों हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमको इसकी जानकारी बिजौलिया शिलालेख है उसमें मिलती है मित्रों, बिजौलिया शिलालेख में। और पद्मनाभ के द्वारा रचित है कानड़देव प्रबंध, उनमें हमको इनकी जानकारी मिलती है, जो मैंने आपको बात बताई आपको याद रखना है ये। अब इसके आगे हम एक एक राजा के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कीर्तिपाल चौहान हुआ, कीर्तिपाल चौहान के बाद उदय सिंह शासक बनता है, समर सिंह के बाद उदय सिंह के बाद चाचिक देव है, चाचिक देव के बाद सामंत सिंह, और उनके बाद उनका पुत्र कानड़देव चौहान शासक बनता है। जो जालौर के सबसे प्रतापी शासक मित्रों कानड़देव चौहान हुए, जिनके बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे, एक एक उनके तथ्य बताऊंगा, जैसे कि जो उनका पुत्र है वीरमदेव की बहुत ही रोचक कहानी है फिरोजा, और उनकी लव स्टोरी के एक एक करके आपको एक बताऊंगा। तो सबसे पहला पर लिख लेते हैं एक बार जालौर के चौहान वंश के बारे में। जालौर के चौहान संस्थापक, तो संस्थापक आपको याद रखना है कीर्तिपाल चौहान। अब मित्रों कीर्तिपाल चौहान ने स्थापना कर रहा है, तो ये मतलब ये पहले भी तो कहीं ना कहीं का होगा, पहले कहाँ का राजा था, तो आपको याद रखना इनके जो पिता का नाम था अलहन, और ये नारौल का शासक था। नारौल का शासक कौन था, कीर्तिपाल चौहान, जो आके जालौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। आपको वैसे याद नहीं है पर आपको मैं बता देता हूँ, उनके पिता का नाम अलहन था, ठीक है। इनको एक कीर्तिपाल चौहान की उपाधि क्या है, ये पेपर में आई हुई है कि तू एक महान राजा, शायद महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें आई थी कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा के उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई है, तो मूलोज्ञान से। जालौर में चौहान वंश की स्थापना 1181 में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की जाती है, जिसको कीर्तिपाल चौहान की उपाधि है कि तू एक महान राजा, किसके द्वारा दी जाती है मित्रों, तो मूलोज्ञान के द्वारा दी जाती है। हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि कौन सा स्थापक है, तो आपका याद रखना बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख के द्वारा हमको इसकी जानकारी मिलती है, जो जो ये बात है इनके बारे में। अब जालौर के कुछ नाम देख लेते हैं। कांचनगिरी, स्वर्णगिरी तथा सोनगिरी। कांचनगिरी, स्वर्णगिरी तथा सोनगिरी जालौर का प्राचीन नाम है। जालौर में एक बार आपको ये तो हो गए इसके नाम, और इनके जो अन्य नाम है जालौर के। जालौर का प्राचीन नाम क्या है मित्रों, जवालीपुर। जवालीपुर क्यों नाम पड़ा, तो महर्षि जवाली की कर्मभूमि होने के कारण इसका नाम जालौर पड़ा, जो कि आप पहले क्या था, जवालीपुर। आपको लिख देता हूँ एक बार, जालौर प्राचीन नाम जवालीपुर, आपको लिख लेना है।
जवालीपुर, महर्षि जवाली कर्मभूमि। महर्षि जवाली की कर्मभूमि होने के कारण इसका नाम जवालीपुर पड़ा और जवालीपुर से ही कन्वर्ट होकर जालौर हो गया। जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो मित्रों कीर्तिपाल चौहान ने। कब की? 1181 में कीर्तिपाल चौहान की एक उपाधि की तो एक महान राजा की, जो किसके द्वारा दी गई? मूणोत नैन्सी के द्वारा ये उपाधि दी गई। इसकी जानकारी हमको ये जो स्थापना करता है चौहान वंश की, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बिजौलिया शिलालेख में मिलती है। इनके जालौर के अन्य नाम क्या है? कांचनगिरी, स्वर्णगिरी और तथा सोनगिरी। और सोनगिरी होने के कारण ही यहाँ के जो चौहान हो क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। तो आपको याद रखना हल्का सा, इसके कारण ही क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान। ये एक बार ये देखो, इसके बाद मैं आपको एक एक करके और बताता हूँ। तुम देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है देखो। आगे हम इसको कर देता हूँ, अब कर देता हूँ। यहाँ पे दो दुर्ग है, समानो दुर्ग। समानंदुर को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मित्रों आपको याद रखना है, वीर नारायण पवार के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। मित्रों किसको द्वारा? वीर नारायण पवार। यहाँ पे पवार पहले यहाँ पे किसका शासक था? पवार राजाओं का शासक था, जिनको हरा के जालौर के इसने कीर्तिपाल चौहान ने जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। तो आपको याद रखना है समानंदुर मारवाड़ के। जब भी मारवाड़ के राजाओं पे कोई विपदा आती थी तो वो सबसे पहले कहाँ भागते थे? सवाना दुर्ग में शरण लेते थे। जैसे कि मालदेव, चंद्रसेन वगैरह जितने भी मारवाड़ के राजा हुए उन्होंने शरण कहाँ लिया? तो समाना दुर्ग में। इसलिए मारवाड़ के राजाओं के शरण स्थली किसको कहते हैं? समाना दुर्ग। तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली शरण स्थली मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। समाना दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया? एक बात आपको याद रखना है, निर्माण पहले से याद रखना कहाँ पे? हल्देश्वर की पहाड़ी। वीर नारायण पवार। वीर नारायण पवार के द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ी पर समाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसके बाद अपन अगले राजा की तरफ देखते हैं। तो अगले जो राजा हुए इनके पास कीर्तिपाल के बाद, उनके बारे में देखते हैं। उदय सिंह, चांचदेव, उनके बाद सामंत सिंह तथा इसके बाद हो जाते हैं कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान ये इनके जो राजाओं का सीक्वेंस है। सबसे पहले उदय सिंह है। उदय सिंह के बाद जो चाचिकदेव है, चाचिकदेव के बाद भी ना वो अगले शासक सामंत सिंह है। सामंत सिंह के बाद जो कानड़देव चौहान शासक बनते हैं। तो मित्रों जो उदय सिंह है, उदय सिंह ये जो गुजरात के शासक है भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी जो पुत्री होती है पुत्री का विवाह भी करता है, जिससे कि अपनी जो सीमा होती है सीमा को मतलब मजबूत कर लेता है एक तरीके से आक्रमण से, तथा वो बिल्कुल
परेशानी से मुक्त हो जाता है। इसको डर था कि कोई पड़ोसी राज्य मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर लेगा। मित्रों, पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय है तो कुछ ना कुछ स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। और आजकल स्थिति मजबूत कैसे होती है? रिश्ते बढ़ाने से। तो इस तरह से वहाँ पे जो अपने मतलब पुत्री का विवाह कर दिया जाता है और वहाँ से अपनी सीमा मजबूत कर ली जाती है। तो आगे इनके बारे में देखते हैं। जो चाचिक देव हुए, चाचिक देव के ऊपर जो दिल्ली के इनके समकालीन राजा हुए जैसे कि इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश उनके ऊपर आक्रमण करता है। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश से मेवाड़ के शासक जयद्रथ सिंह के ऊपर भी आक्रमण करता है 1227 में, जैसे मैंने आपको बताया था भूतेला का युद्ध जिसमें इल्तुतमिश हारा था। ऐसे ही ये 1228 में यहाँ पे आक्रमण करता है जालौर पे। कौन? इल्तुतमिश चाचिक देव के समय पे आक्रमण करता है। तो मतलब जैसे वहाँ पे हारा है, सेम यहाँ पे हार होगी। हार होने के बाद इनकी मतलब एक ही रणनीति थी, हार जाने के बाद भी इतिहास में लिखवाना कि हम जीत गए। मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो इल्तुतमिश है वो लिखवाता है कि मेरी युद्ध में जीत हुई। हम जो वहाँ के शासक जयद्रथ सिंह की जगह तो खुद का नाम लिख देता और खुद की जगह जयद्रथ सिंह का मतलब उल्टा कर देता है, खुद को विजय दिखाता अपनी पुस्तकों पर। ऐसा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी यही करता है। यहाँ पे चाचिक देव से हारने के बाद क्या करता है मित्रों? खुद की जीत बताता है और उसमें इनकी एक खुद की किताब है, उसमें ये लिखता है कि ये जो चाचिक देव इनके द्वारा मेरी अधीनता स्वीकार करी जाती है। मतलब 50 ऊंट तथा 20 घोड़े मेरे लिए अधीनता स्वीकार करने के लिए दिए जाते हैं कि मैंने आपका अधीनता स्वीकार कर लिया। आपके 50 तो ऊंट और 20 घोड़े ये लो, मतलब दान वो दिया जाता है, अधीनता के लिए प्यार दिया जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं, हार जाता है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि वो पढ़ाया था मैंने जयद्रथ सिंह के समय ही एक शासक आक्रमण करता है मेवाड़ पे, नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन भी हारता है कौन से? जयद्रथ सिंह से। सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है मेवाड़ वाली। यहाँ पे भी नसरुद्दीन आक्रमण करेगा, पर वहाँ पे करता है वो 1248 में, यहाँ पे करेगा 54 में। मित्रों, यहाँ पे भी पूरी तरह हार होती है और वो उसकी सेना भाग खड़ी होती है। बस आपको ये नॉर्मल बात इनके बारे में याद रखनी है। उसके बाद अगला शासक होता है सामंत सिंह। सामंत सिंह अच्छा शासक है। मित्रों, मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था तो मैंने आपको 1298 ईस्वी का एक वो बताया था अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। कहाँ पे बताया था? कि वो हुआ था गुजरात में। मित्रों, गुजरात में हो रहा है तो किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर हो रहा होगा। मैंने आपको नाम भी बताया होगा, तो आपको याद हो तो मैंने आपको नाम बताया। तो 1298-99 ईस्वी में गुजरात के शासक है कर्ण वगैरह, उनको ऊपर आक्रमण करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट मैंने आपको एक बोला था। उसके दो सेनापति हैं, उल्गू खान, नुसरत खान। बिल्कुल एकदम सुपर सेनापति हैं, बढ़िया। एक तरीके से बोले तो बॉडी बिल्डर, पर पिटते हुए मित्रों बॉडी बिल्डर की तरह ही है वो, बढ़िया पिटते हैं, जाम जाते हैं। तो मित्रों हुआ क्या? जो उल्गू खान, नुसरत खान वो आक्रमण करते हैं कहाँ पे? गुजरात के शासक कर्ण वगैरह पे। जैसे उनकी सेना आते हैं मेवाड़ से। मेवाड़ में शासक बैठा है समर सिंह। समर सिंह का मंत्री है निम्बा। मैंने आपको समर गर्मी और गर्मी में नींबू का जूस पीने की वो भी बताई थी, आपको याद होना। तो समर सिंह है, समर सिंह का सेनापति निम्बा। उनको पता चलता है कि कोई मुस्लिम राजा है जो गुजरात के हिंदू राजा पे आक्रमण करने जा रहा है। उन्होंने कहा यार रोक यार, क्या तू बिना टैक्स दिया हमारे पास से जाएगा? उसको रोकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर दो झापड़ देते हुए टैक्स वगैरह लेके भगा देते हैं। बाद में वो वहाँ पे इसलिए आक्रमण भी करता है। ऐसे ही अब जो सेना है गुजरात का आक्रमण करते हैं। गुजरात में उनकी जीत हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की सेना। जब वापस से आने लगते हैं तो उनके मन में विचार आता है यार क्या यार, हम यहाँ से लूट का माल ले जा रहे हैं, अगर हम वापस मेवाड़ में कर जाएंगे तो दोबारा उठना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे झापड़ पड़ेंगे। वही वहाँ पे तो बैठा है समर सिंह और निब्बा बिल्कुल बोलते हैं ना टेढ़ी खीर, एकदम उसको कोई सही नहीं कर सकता। निब्बा टैक्स लेगा और उन्होंने सोचा क्यों ना यार अपन जालौर में से चले जाएं, जालौर पर आ जाए, वो तो अपने जो अलाउद्दीन खिलजी उसको समझाई देगा। उन्होंने एक लेटर लिखा उल्गू खान, नुसरत खान की अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि जनाब आप एक फरमान जारी कीजिए, बस हमारे जो जालौर के शासक हैं उनको बोल दीजिए कि हम आपकी सीमा में कर निकलना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का लेटर आता है जालौर के शासक के पास, ये जो सामंत सिंह इनके पास कि जो मेरी सेना आ रही है उसको आप जाने दो। उनको पता चलता है कि ये जैसे गुजरात में मंदिर वगैरह को तोड़ के आ रही है, वो जो अलाउद्दीन की खिलजी की सेना है जो जा रही है वापस गुजरात से, उसको रोकती है बढ़िया तरह से, मतलब मार एकदम वो कहते हैं ना उल्गू खान, मैंने बताया बॉडी बिल्डर की तरह पिटते हैं वो बढ़िया तरह से। पिटने के बाद जो उनका जो धन है, धन लूट के लाए थे उसको और घुसा लेते हैं। अब आए थे जब पिटे और जा रहे हैं तो तब पिटे तो सेना भैया, सेना की हालत बुरी हो गई। सेना गई अलाउद्दीन खिलजी के पास, उन्होंने अपना वो बताया कि हमारे साथ
ऐसा हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी बाद में यहाँ पे मित्रों वो भी करेगा, आक्रमण करेगा। तो एक एक करके उसकी बात बताऊंगा। वैसे आपको इनके जो ये राजा चल रहे हैं, इनके समकालीन राजा याद रखने हैं। दिल्ली सल्तनत के मैक्सिमम राजा जो इनको पर आक्रमण करते हैं मित्रों। तो कैसे याद रखने हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से होती है। किस गुलाम वंश की शुरुआत होती है, किसके द्वारा की जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो गुलाम वंश चलता कब से कब है, तो 1206 में, एक बार साइड में लिख देता हूँ, ये याद रखने, क्योंकि आगे इनके समकालीन है। एक तो ये दिक्कत है ना, 1206 से लेकर 1290, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी खिलजी कब से कब आती है, तो 1290 से लेकर 1316 1320। आपको ये याद रखने, इनके आगे दिए, इनके बाद तुगलक आ जाते हैं, तुगलक के बाद लोधी आ जाते हैं, उसके बाद मुगल आ जाते हैं। उनके कोई ज़्यादा नहीं रखना, ये हमारे काम की है। तो जो ये इसमें भी दो राजा हुए, तीन राजा हुए वैसे तो, पर मैं दो के बारे में बता देता हूँ। एक तो है जेके जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296। दूसरे शासक है एक है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर आपको 1316 में इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र खच्चर खान शासक बनता है। उसी के नाम पे चित्तौड़ का नाम भी मैंने आपको बताया था, बदल कर खज्जराबाद रखता है। तो ये आपको नॉर्मल। अब ये जो बात आ गई है यहाँ पे, तो मित्रों कानड़ देवी शासक बनता है 1305 से लेकर 1311। अब बताओ आप एक बार, ये देखो 1305 से लेकर 1311, तो इनके समकालीन कानड़ देव चौहान के समकालीन राजा कौन हुआ। आप एक बार इधर देखो, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें समकालीन राजा, तो आपको देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी समकालीन राजा, मैंने आपको बताया वो जो 1298-99 में गुजरात के शासक कर्ण वगैरह पर आक्रमण करता है। तो वो इनके पिता के समय की बात है, परंतु दिल्ली का शासक कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब बाद में सामंत सिंह को पता है कि जो अलाउद्दीन साम्राज्यवादी राजा है तथा शक्तिशाली भी है, तो उसने सोचा क्यों ना यार समय रहते हुए मैं भी अपना राज्यभार मेरे शक्तिशाली बेटे कानड़देव चौहान को दे दूं। तो उन्होंने इस तरह अपना राजा किसको बना दिया, कानड़देव चौहान को उन्होंने अपना राजा बना दिया। मित्रों कानड़देव चौहान का अपने आप में बलशाली राजा है, उसकी भी उन्होंने भी तुर्कों को डायरेक्ट टक्कर दिया है। उन्होंने मतलब सीधी तरीके से उन्होंने आक्रमण का बदला लिया है। तो आगे की करके हम सबसे पहले देखते हैं, तो कानड़देव चौहान के बारे में देखते हैं अपन सबसे पहले। सबसे पहले डाल देते हैं आपको याद रखना मित्रों। तो कानड़देव चौहान के बारे में मित्रों शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत मित्रों कुछ ऐसे होती है, मैंने आपको बताया था जो 1298 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलुग खान मुर्शद खान, उनकी बढ़िया तरह से मार पिटाई होती है। उसका बदला तो लेना ही है, बदला लेना है तो कुछ ना कुछ और रीजन होगा मित्रों। रीजन ऐसा है, उन्होंने अपने सेनापति जो कमालुद्दीन गुर्ग है, कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पे, कमालुद्दीन गुर्ग को चलो वो बाद में भेजता है। सबसे पहले वो अपने सेनापति हैं एन उल मुल्क मुल्तानी, उनको यहाँ पे भेजता है। कहाँ पे, अपने यहाँ जालौर में उनको भेजता है कि आप आक्रमण करो, बस मुझे तो जालौर चाहिए। यार जब मैंने चित्तौड़ जीत लिया, रणथंभौर जीत लिया, मुझे तो जालौर उस समय मेन था, तो जालौर और चाहिए। उन्होंने जालौर को इस तरह, उन्होंने मजबूरी भी हो गई थी जालौर को जीतना। तो जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। किसको भेजते हैं, एन उल मुल्क मुल्तानी को। ये जो उल मुल्तानी, ये भी एक सुपर आदमी है मित्रों। ये क्या करता है, जैसे ये आता है जल्दी से, तो एक बार देख लेते हैं। ये बात कब के, 1300, यहाँ लिख देता हूँ 1305 ईस्वी की बात है।
एंड मुल्क मुल्तान। एंड मुल्क मुल्तानी ये जो मित्रों इसका सेनापति है, ये यहाँ पे आता है आक्रमण करने। ये यहाँ पर अपना डेरा डाल लिया इसने। जालौन जो सवाना है, सवाना इन्हीं के अंडर में, सवाना में आने के, सवाना को जालौन दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो मित्रों जैसा अपन को कोई ताला खोलना है, तो ताला खोलने से पहले उसकी चाबी देखेंगे ना, चाबी ये थोड़े है कि डायरेक्ट अपन ने रोड लिया, वो तो एक और काम हो गया, बलशाली काम है, जबकि वो तो कर नहीं सकते। लॉक है वो भी मजबूत है, तो सबसे पहले उसकी चाबी ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चाबी कौन से जालौन दुर्ग की? सवाना है, तो सवाना के समीप डेरा डाल देता है एनमुल मुल्तानी। मतलब डेरा डालता है किले के बाहर। तो यहाँ पे इन्होंने डीजे वगैरह लगा लिया, डीजे वगैरह लगा लिए, बढ़िया एकदम सुपर गाने चल रहे हैं, वही आजकल के रोमांटिक मूड वाले गाने चल रहे हैं। इधर से जो वो अपने जो कानरदेव चौहान इनका पुत्र है वीरम देव भी यार नया अपने समय का बढ़िया एकदम बॉडी बिल्डर लड़का है, 7 फुट का बढ़िया एकदम बढ़िया, उसके 16-20 के वो है भुजाएं उसकी। तो देखते ही मतलब देखें तो अपने आजकल के जो है ना बॉडी बिल्डर बने डोलते हैं, मॉडल स्टार, उस समय सुपर था, देखने लायक था। जिसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के बेटे भी मतलब फिदा हो जाते, बाद में उसी के प्यार में आ गए, आत्महत्या कर लेते। सोचो तो आत्महत्या तो जब भी करते हैं जब कोई ना कोई मतलब ज़्यादा ही प्रेमी हो या ज़्यादा ही खूबसूरत हो, ऐसे ही है। तो मित्रों यहाँ पे रोमांटिक गाने चल रहे हैं। इधर से वो जो वीरम देव, वो सोचता है, वीरम देव भी रोमांटिक मूड में रहता है हमेशा, वो गाने की धुन से बता देता है यार ये रोमांटिक मूड के गाने कहाँ चल रहे हैं। तो साइड में उसके जो सैनिक खड़ा होता है, बोलता है उनके महाराज यहाँ पे जो दिल्ली के शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनका एक सेनापति आया, उसके द्वारा घेरा डाला गया है। उसने घेरा डाला गया है, उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आपने जो उनकी सेना रोकी थी ना 1299 ईस्वी में, उसके विरुद्ध यहाँ पे घेरा डाला गया है, उसका बदला लेने के लिए। उन्होंने कहा यार ये तो लगता है कि मतलब अपने जैसा कोई सही सा आदमी लगता है, डीजे वगैरह बड़ा बजा रखे हैं, बढ़िया रोमांटिक मूड के गाने चल रहे हैं, क्यों ना यार बात करी जाए। पर बात का जो मतलब बात की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? तो एन मुल्तानी के द्वारा करी गई, ना कि कानरदेव चौहान और वीरम देव के द्वारा। इनके द्वारा बात की शुरुआत की जाती है, इनके द्वारा एक संधि का प्रस्ताव दिया जाता है, जिसमें कि वो आमने सामने आते हैं, आमने सामने आके उनकी बात होती है कि यार क्यों ना यार इस खून खराबा को क्यों बढ़ाया जाए यार, अपन बढ़िया सैड सॉन्ग सुनेंगे, दोनों रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे, इस बात को यही निपटा दिया जाए, क्यों यार खून खराबा। उन्होंने कहा हाँ ये भी सही है। अगर उन्होंने कहा कि आप अपनी सम्मान की टेंशन मतलब आपको सम्मान पूरा मिलेगा, बढ़िया आपको वहाँ बूफर मिलेंगे, JBL के, आराम से ऐश मौज करो, आपकी कोई भी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगा, आप जो कहेंगे वो होगा। उन्होंने कहा यार ये बात हो रही है, फिर तो सही यार, हम कर लेते हैं। इस द्वारा इनकी संधि होती है। संधि में मित्रों ये होता है कि जो वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाना होगा। उसने कहा कि ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया गया। तब ये बात करके 1305 में संधि हो गई। तो यहाँ से जो वीरम देव है, अब आपको मैं अलग डायग्राम बताता हूँ। वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाएगा। मित्रों ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लग रहा है मित्रों, ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबार। प्राचीन मतलब जो प्राचीन काल में एक रीति रिवाज थी मुस्लिमों में कि जो जैसे कि यहाँ पे बीचों बीच राजा का सिंहासन होता था, सुल्तान का सिंहासन। सुल्तान के सिंहासन के पास ही उसकी जो रानियां हैं, बेगम तथा उनकी जो होती पुत्री वगैरह, उनका साथ में ही उनके सिंहासन बने हुए थे। यहाँ पे जैसे उनकी बेगम बैठी, यहाँ जहाँ पे बेगम बैठी है, यहाँ पे दूसरी है, तो और इसके साइड में ही यहाँ पे जो फिरोजा है उनकी पुत्री फिरोजा की वो सिंहासन है। अब जो वीरम देव मैंने संधि बताई थी, संधि के तहत वीरम देव आता है। ये जो और कोई सेनापति बैठा है, कोई यहाँ पर बैठा है, बढ़िया एकदम। ये बीच में यहाँ पे सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं, ये बीच में डीजे बज रहा है, अच्छा ही मतलब रोमांस का मूड हो रहा है बिल्कुल सभी का। तो वीरम देव एंट्री करता है मित्रों। जो वीरम देव है, वीरम देव आता है, ये इसका एंट्रेंस है। वीरम देव आता है मित्रों। वीरम देव जैसे सीधा आता है, तो उसको देखना तो किसकी तरफ चाहिए था? यहाँ पे जो अलाउद्दीन बैठा है, एक की तरफ।
एक एक की तरफ देखना चाहिए। परंतु वीरम देव तो मैंने आपको बताया रोमांटिक मूड का है और अलग ही अपने आप में मतलब खूबसूरत बंदा है, तो क्यों ना उसका मूड मतलब मूड कुछ और ही हो रहा था, रोमांस का मूड। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ न देखते उनकी साइड में बैठी हुई उनकी पुत्री फिरोजा की तरफ देखता है, वहाँ को यहाँ पर मित्रों प्यार हो जाता है। प्यार की शुरुआत को तो मित्रों समय ही कितना लगता है, बस आंखों ही आंखों में देखा और वीरम देव तो मॉडल स्टार है, बस इशारा करता है और फिरोजा के मन में भी प्यार के लड्डू फूट गए मित्रों। प्यार के लड्डू फूटते ही फिरोजा को इशारा करता है कि क्या है डार्लिंग, साइड में वहाँ पे गार्डन होता है, गार्डन के लिए इशारा कर देता है। फिरोजा भी नई नई वो भी बढ़िया सैड सॉन्ग सुनती है अरिजीत सिंह के मित्रों, इस तरह वो भी उतावली होती हुई सीधी यहाँ से फिरोजा को इसने इशारा किया, फिरोजा साइड में ही है यहाँ पे गार्डन, गार्डन में फिरोजा आ जाते हैं मित्रों। और जो वीरम देव भी गार्डन में आ जाता है। गार्डन में आकर फिरोजा और वीरम देव बढ़िया एकदम सुपर बात करते हैं, प्यार वही नई नई रस्म कसमें खाते हैं कि साथ जीऊंगा साथ मरूंगा। फिरोजा कहते हैं बस बस डार्लिंग यही बहुत है मेरे लिए, ऐसे की प्रेम भरी बात होती है मित्रों। होता है ऐसा कि ये बात छुपती नहीं है मित्रों, अपन कितना भी छुपा ले कि ये, परंतु छुपती नहीं है। किसी सैनिक ने देखा और सैनिक ने ये बात किस तक पहुंचा दी, अलाउद्दीन खिलजी तक कि क्या सुल्तान, आप तो सुल्तान बने बैठे, आपकी बेटी को सुल्तान, बेटी किसी और कोई सुल्तान मान बैठी है। और ये बात किस तक पहुंच गई, अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन खिलजी का मूड खराब हो गया, भैया वो तो बैतो खान से राजा साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है और इस तरह उसका साम्राज्य तो कोई और बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, वीरमदेव चौहान बढ़ा रहा है। इस तरह उसका मूड खराब हुआ, उन्होंने फिरोजा को बुलाया। फिरोजा को तुरंत व्हाट्सएप पे कॉल किया कि क्या फिरोजा अभी आप मेरे वहाँ पे। फिरोजा आती है, बोलती है बताइए बताइए क्या बात होगी। तो वो बोलता है कि आप एक हिंदू राजा के साथ प्रेम कैसे कर सकते हो। उसने कहा क्यों नहीं, प्रेम कोई जात पात नहीं देखती, प्रेम तो ये है कि बंदा खूबसूरत होना चाहिए और वीरमदेव में तो कोई कमी नहीं, मैं तो वीरमदेव से शादी करूँ। उसने कहा नहीं नहीं फिरोजा तेरा हो ही नहीं सकता, मैं किसी हिंदू के साथ तेरी शादी नहीं करा सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं पापा शादी करूंगी तो वीरमदेव के साथ करूंगी, नहीं तो कुंवारी में मर जाऊंगी मित्रों। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का मित्रों मूड खराब हो जाता है और वो अपनी पुत्री को मना नहीं पाता और विवश हो जाता है किसके साथ, विवाह करने के लिए वीरमदेव के साथ। अब मित्रों विवाह करने के लिए राजी हुआ है तो वह जो वीरमदेव को बोलेगा, अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव को उड़ाता है, उसको बोलता है कि क्या यार वीरमदेव यार तुम तो सुपरस्टार निकले यार, हमारी फिरोजा को अपने अंडर में ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरी ऐसे इसमें कोई वो नहीं है। अब वीरमदेव इस तरह उनको कहता है, परंतु वो कहते हैं चलो जो भी हुआ मैं आपको अब उस बात को छोड़ो, मैं फिरोजा की शादी कराना चाहता हूँ उससे। और वीरमदेव का अपने पिता की बात याद आ गई। पिता था उनका बिल्कुल हिंदू राजा था, प्रबल हिंदू। उन्होंने कहा यार अगर पापा को पता लगेगा कि मैं अदर कास्ट शादी कर रहा हूँ तो यार पापा बिल्कुल यार मेरा मूड के टुकड़े कर देंगे। और इस तरह उनको पापा की बात याद आ गई मित्रों। अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है वीरमदेव कि बस महाराज 2 मिनट रुके, मैं पापा को व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, एक बार पापा को पूछ लेता हूँ क्या राय होंगे। वो पापा को कॉल करता है कानड़देव चौहान को। कानड़देव चौहान जैसे कॉल उठाते हैं तो बोलता है कि पापा ऐसे एक सुंदर लड़के मिले, सुशील मिली और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल डन कर दे, बस ये तो बता कौन है। उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। उन्होंने बिल्कुल अभी कैंसिल का ऑप्शन आ रहा हो, जस्ट कैंसिल करो और सीधा आ जा कहाँ पे, जालौर में। उसने तुरंत कैंसिल बटन पे हाथ धरा और सीधा कहाँ चल दिया वीरमदेव, जालौर की तरफ, बिना इसको बताए। जब इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि वीरमदेव जा चुका है तो मित्रों उसको मतलब चोट होती है। एक तो वह उससे शादी ही नहीं करना चाह रहा था, किससे, हिंदू से। बाद में उसको पता लगा कि हिंदू उससे शादी नहीं करना चाह रहा, मैं तो ये तो उल्टी हो गई। वो तो सोचता था अलाउद्दीन खिलजी कि मैं बड़ा हूँ, उसको क्या पता कानड़देव चौहान वो तुझसे भी बड़ा है, तुझको तुच्छ समझता है, इसलिए उसकी बेइज्जती हो गया। अब उसको बेइज्जती का बदला लेना है तो मित्रों वो कभी ना कभी आक्रमण करेगा, आगे चल के आक्रमण करेगा सिवाना पे 1308 में, जहाँ उनके शासन, जहाँ जो कानड़देव चौहान के भाई हैं वो राज कर रहे होते हैं। सातल देव उनका ही पुत्र है सोम, उनके द्वारा वहाँ पे शासन हो रहा है सिवाना पे 1308 ईस्वी में मित्रों। यहाँ पे आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तथा कई महीने तक पड़े रहने के बाद फिर भी कुछ भी मतलब युद्ध में होता है, उनको कोई भी विजय का सुराग नहीं मिलता है। तो वहाँ के जो सेनापति होता है, सेनापति भावले पवार को वो देते हैं, लालच देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है जो कमालुद्दीन गुर्ग, वो बुलाता है भावले पवार को और उसको लालच देता है कि क्या यार भावले पवार यार, मुझे तो आप में राजा दिखाई दे रहा है और आप कहाँ यार सेनापति के रूप में। और भावले पवार मन में लड्डू फूट जाते हैं, वो सोचता है हाँ यार मुझे लगता तो यार मैं राजा जैसा ही हूँ। तो उसने कहा मैं क्यों यार सेनापति रहा हूँ।
वो इस तरह कमालुद्दीन गुर की बातों में आके जो दुर्ग होते हैं सवाना दुर्ग, उनके गुप्त रास्ते बता देते हैं। होता क्या है मित्रों, गुप्त रास्ते बताएं तो सेना पीछे से एंटर करेगी, एंटर करने के बाद वहाँ पे जो जालौर दुर्ग है, जालौर दुर्ग में वो जो समाना दुर्ग में इनका अधिकार हो जाता है, समाना दुर्ग में अधिकार हो जाता है। उसका बाद में नाम वगैरह सभी चेंज करते हैं। 1308 ईस्वी में 2 जुलाई 1308 में बाद में जालौर पे भी आक्रमण करते हैं। तो वो मैं आपको टोटल जो लिखाने की कहानी और भी कुछ कहानी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। आज मैंने आपको जो बताया एक बार आपको मैं और बता देता हूँ कि क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको याद रखने हैं जालौर में चौहानों की स्थापना किसने की, तो सबसे पहले याद रखना 1187 में कीर्तिपाल चौहान ने। जालौर का प्राचीन नाम जवालीपुर क्यों पड़ा, महर्षि जवाली की कर्मभूमि होने के कारण। अन्य नाम कांचनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनगिरी होने के कारण यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। उनके बाद मैंने आपको शासक बताए जैसे उदय सिंह के बाद चाचिक देव के बाद जो यहाँ का शासक हुए सामंत सिंह के बाद कानड़ देव के बाद मैंने आपको जो फिरोजाबादी लव स्टोरी है, रोमांस वाली, वो कुछ लव स्टोरी बताई, आपको याद रखनी है। अब और बीच में 1305 में जो एन मुल्तानी आता है उसके बारे में आपको संधि वगैरह के बारे में बताया। जो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये जो समाना पे आक्रमण हुआ उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा मैं आपको जो जालौर पर आक्रमण होता है 1311 ईस्वी में उसके बारे में बताऊंगा। तो आप अगले लेक्चर का वेट करो मित्रों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक बार आप देख लो मित्रों, आपको जो इसमें कुछ लेना है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में लगाऊंगा। थैंक यू।